सेल्स और डिवीजन ऑफिसर डेवलपमेंट ऑफिसर पिंटू सर का नमस्कार। और आप कैसे काम करते हैं, अपरिचित लोगों से कैसे मिलते हैं, नए ग्राहक कैसे खोजते हैं? ठीक है सर, देखिए ये जो सर कह रही है तो मैं बताऊंगा ही, बट इससे पहले कुछ और मैं थोड़ा सा अपने मन की बात बता देता हूँ जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात ये है कि जिस प्रोफेशन में हम हैं इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है। LIC से बढ़िया कोई भी प्रोफेशन नहीं है। अगर आप कहीं भी जॉब करेंगे तो 8 घंटे का 10 घंटे का समय देंगे ना। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना कमाता है? 40,000 50,000। यहाँ हम कितना कमा सकते हैं? अनलिमिटेड, जितना हम चाहें उतना हम यहाँ पे कमा सकते हैं। दूसरा, अगर आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो बिजनेस के लिए क्या चाहिए? आपके पास पैसा भी चाहिए, आपको नॉलेज भी चाहिए, आपको उसके लिए लोकेशन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और उसके बाद भी चलेगा या नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं है। ये अपना बिजनेस ऐसा है कि हम लोगों की भलाई करके पैसा कमा रहे हैं। एक वाइन शॉप जो वाला वाइन शॉप बेचता है वो भी पैसा कमाता है, सिगरेट बेचने वाला भी पैसा कमाता है, पर वो जो पैसा कमा रहा है वो लोगों को खराब करके कमा रहा है। हम लोगों को घर बना के कमा रहे हैं। आप सबको, मुझे भी बहुत से लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि LIC में तो भिखारी होता है, भिखारी बोलते हैं ना उससे फिर आगे मांगने के लिए। तो अगर इस तरह की कोई वर्डिंग बोले तो उसे बोल सकते हैं जो रियलिटी भी है। हम वास्तव में भिखारी लोगों से हम पैसा मांगते हैं, पर हम पैसा इसलिए मांगते हैं, हम अपना हाथ इसलिए फैलाते हैं क्योंकि जिस बंदे से हाथ फैला रहे हैं अगर वो कल नहीं रहा तो उसके परिवार को किसी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। हम हाथ फैलाते हैं, ये सच्चाई है, हाथ फैलाते हैं हम, हाथ इसलिए फैला रहे कि उसे हाथ ना फैलाना पड़े। ठीक है, आपको किसी तरह से ये समझाना है कि जो आप पैसा कमा रहे हो, कमाना इंपॉर्टेंट है पर उससे ज्यादा बचाना इंपॉर्टेंट है। आपकी इनकम कितनी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सेविंग कितनी कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। लाइफ में 2 तरह के खर्चे होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होता है? हर महीने हम बिजली का बिल पे करते हैं, दूध का बिल पे करते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए फीस पे करते हैं, वो सब शॉर्ट टर्म है, वो तो सारी जिंदगी चलता रहना है। लॉन्ग टर्म क्या होता है? अब से 15 साल बाद, 20 साल बाद हमारे क्लाइंट के बच्चे की पढ़ाई होनी है, शादी होनी है, उसका खुद का रिटायरमेंट है, वो लॉन्ग टर्म है, उसके लिए उसे पैसा चाहिएगा ही चाहिएगा। मैं आपको पॉलिसी मैं कैसे सेल करता हूँ, पहले तो मैं ये बताता हूँ कि पॉलिसी क्लाइंट कहां से ढूंढता हूँ। हम डेली अखबार पढ़ते हैं, अखबार में बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं, उसमें आपने देखा होगा ना कि वो बोलता है कि अगर आपको पैर में तकलीफ है तो मुझे कॉल करो, कोई भी समस्या है तो मुझे कॉल करो, लिख रहा है ना, बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी समस्या है तो मुझे कॉल करो। तो जितने उसमें प्रचार होते हैं उनसे मैं नंबर ले लेता हूँ, प्लस कहीं से भी मुझे मोबाइल नंबर दिख जाए, कहीं से भी मैं उसे ले लेता हूँ। उसके पास में 10 दिन में 15 दिन में कोई ना कोई मैसेज जाता रहना चाहिए। उसके अलावा जितने मेरे क्लाइंट हैं उनसे मैं रिलेशन बिल्डिंग का इस तरह से प्रयास करता हूँ कि वो मुझे दूसरे बंदे का रेफरेंस दे। मेरा 70% जो वर्क है वो रेफरेंस सेलिंग का है। जिस बंदे की मैंने एक बार पॉलिसी कर दी उसके द्वारा मुझे 2-3 पॉलिसी और करनी ही करनी है। मतलब मेन चीज क्या है ना, अगर वो मुझसे सेटिस्फाई होगा जब भी मुझे दूसरे का सजेशन दे सकता है, तो रेफरेंस सेलिंग है। अब मैं पॉलिसी कैसे मतलब समझाता हूँ वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखो नॉर्मली कोई भी एजेंट जो होता है वो पॉलिसी कोई बता सकता है, मतलब कैसे बताते हैं? वो सीधा हम जाके प्लान बताना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही बताते हैं ना, मतलब गए 1-2 मिनट बात की उसके बाद में प्लान। ये सही तरीका नहीं है। मैं अगर किसी क्लाइंट को समझाता हूँ कम से कम मुझे 1 घंटा चाहिए, वो पॉलिसी करे ना करे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये सोच कर उसके पास नहीं जाता कि मुझसे करेगा, मैं उसे कहीं ना कहीं एजुकेट करने के लिए जाता हूँ। मैं किसी भी क्लाइंट को समझाता हूँ तो उसे 3 चीजें समझाता हूँ। पहली चीज, हमें सेविंग क्यों करनी चाहिए, सेकंड सेविंग कहां पे करनी चाहिए, और थर्ड लास्ट है प्लान। तो सबसे पहले मैं बताता हूं सेविंग क्यों करनी चाहिए। मैं किसी भी क्लाइंट के पास में जाता हूं, एक कोई भी बंदा अगर मेरे पास में आ जाए तो थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। आपका शुभ नाम क्या है? मनोज कुमार। एज कितनी है आपकी? 26। मैरिड है अनमैरिड है? मैरिड। बच्चे कितने आपके पास? अभी नहीं है। और मतलब इनकम कितनी आपकी मंथली? नहीं, बिजनेस ही हो जाता है नॉर्मल, इतना तो मैं कमाई लेता हूँ मिनिमम 12-13 हज़ार रुपए और 12-13 लाख रुपए ईयरली, यानी कि महीने का 1 लाख रुपए मान लो आप। सेविंग क्या है आपकी? सेविंग तो सर प्रॉपर्टी वगैरह ही बनाई है। अच्छा, प्रॉपर्टी बनाई है। रिटायरमेंट में कितनी पेंशन मिलेगी आपको? वो तो सर वो एक वो था प्लान वो लिया था, मतलब LIC है और जो भी सेविंग। जैसे आप यही क्लाइंट है, मैंने इनसे पहले थोड़ा सा डाटा जान लिया भाई इनके पास में क्या क्या है ऑलरेडी। उसके बाद कोई नहीं, आप खड़े हो। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं सेविंग समझाता हूँ कि हमें सेविंग क्यों करनी है। सेविंग समझाने के 6 नियम है। पहला होता है नीड ऑफ इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या होता है? कोविड के टाइम पे हम सबने देखा है कि जीवन में कभी भी कोई भी दिक्कत आ सकती है, तो इमरजेंसी फंड आदमी की जो भी मंथली एक्सपेंस है उसका लगभग 6 गुना उसके पास में होना चाहिए, जिससे जीवन में कभी भी कोई दिक्कत हो तो वो अपना आराम से
रिलैक्स रह सके। सेकंड होता है डाइंग टू सून। डाइंग टू सून क्या होता है? 60 साल से पहले इंसान पैसा कमाता भी और खर्च भी करता है, पर 60 साल के बाद में एक ऐसा समय आता है जब पैसा खर्च ही खर्च करता है। 60 साल से पहले अगर किसी इंसान को कहीं घूमने जाने की मन है तो उसे पैसे की तरफ से दिक्कत नहीं है, दिक्कत किस चीज की तरफ से? समय की। पर 60 साल के बाद में एक ऐसा समय आता है जब इंसान के पास समय ही समय है, उसके पास में नहीं है पैसा। थर्ड होता है चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज। चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज क्या है? बच्चों की दो तरह की पढ़ाई होती है, एक होती है बिफोर 12th, एक होती है आफ्टर 12th। बिफोर 12th क्या है? नॉर्मल रोड जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वही नॉर्मल सी पढ़ाई है। पर 12वीं के बाद में क्या? पूरा का पूरा हाईवे है, बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, सीए बनाना है, उसमें मेन पैसा चाहिए। ठीक है सर, उसमें मेन पैसा चाहिए। तो हम कुल मिला के क्लाइंट को ये समझाना है कि जो बाद वाली पढ़ाई है उसमें कितना पैसा चाहिएगा। सपोज आज कोई मतलब उस समय पूछना है कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो, या तो डॉक्टर बोलेगा, इंजीनियर बोलेगा, सीए कुछ तो बोलेगा ना। अगर वो सपोज बोलता है कि डॉक्टर बनाना है, तो डॉक्टर बनाने का आज की डेट में खर्चा कितना है? 50 लाख रुपए एमबीबीएस। अब से 15 साल बाद कितना होगा? कम से कम 4 गुना, 2 करोड़। तो उससे पूछना है कि जैसे आप चाह रहे हो कि हमसे 15 साल बाद डॉक्टर आपका बेटा बनेगा, बेटी बनेगी, तो उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? हमें नहीं बताना उसे पहले प्लान, उससे पूछना है कि आपने इसके लिए क्या व्यवस्था की है। तो अगर उसने की होगी तो वो बताएगा भाई इतना, उससे हमें बताना है कि इससे तो आपको इतना मिल जाएगा। सपोज बंदे के पास में पीपीएफ है तो पीपीएफ से अंदाजा लगा के बता दिया आपको इससे इतना मिल जाएगा। अब वो ये निश्चित बात है कि उसके पास में प्रॉपर उतनी जितनी होनी चाहिए उतनी सेविंग नहीं होगी, तो उसे रियलाइज होगा कि हाँ मेरे पास में होनी चाहिए। कुछ क्लाइंट क्या होते हैं वो बिल्कुल मतलब उसे हमें नेगलेक्ट करना, तो वो हमें बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कि हो सकता है यार मैं क्यों सोचूं मेरा बच्चा ना पढ़े। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपसे 12 करने के बाद मेरा बच्चा ना पढ़े। तो उस समय एक चीज यहाँ पे और बोल देनी है, सर मैं आपको लिख के दे सकता हूँ आपके बच्चे के भविष्य में 2 ही बात होंगी, पहली या तो वो पढ़ेगा और दूसरी या फिर वो नहीं पढ़ेगा। अगर वो पढ़ेगा तो पढ़ाने के लिए भी पैसा चाहिए, और अगर वो नहीं पढ़ेगा आप उसे कोई भी बिजनेस कराओगे उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। भाई आप उसे कोई दुकान करवाओगे, कोई बिजनेस करवाओगे, किसी चीज की एजेंसी करवाओगे, पैसा तो चाहिए ना, दोनों तरह से पैसा चाहिए। तो थर्ड हो गया चाइल्ड एजुकेशन। फोर्थ हो गया चाइल्ड मैरिज। बेटे की पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है और बेटी की मैरिज इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमारे पास में क्लाइंट के पास में बेटा है उसे बताना है कि सर इसकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, अगर ये पढ़ लिख गया तो ये कामयाब हो जाएगा। बट बेटी की क्या इंपॉर्टेंट होती है? मैरिज। उसे बताना है कि इसकी मैरिज इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं एक चीज यहाँ पे और छोटी सी ऐड ऑन कर देता हूँ। कई सारे क्लाइंट मेरे ऐसे हैं जिन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना कर रखी है, सुकन्या समृद्धि योजना। मैंने कम से कम 10 बंदों की वो कम करवा के कन्यादान बेची अपनी, उसे समझा के, मतलब वो बताता ना कि मैंने बेटी की मैरिज के लिए व्यवस्था कर रखी कहीं सुकन्या की। तो उस टॉपिक पे हमें से फिर पूरा बताना है डिबेट में कि भाई अगर आप सुकन्या ले रहे हो तो फिक्स नहीं है कि उसमें शादी के लिए पैसा मिलेगा, मतलब अपने प्रोडक्ट की कुल मिला के अगर वो बता रहा है कि मेरे पास में सुकन्या है तो मुझे पता होना चाहिए सुकन्या के अंदर क्या है एक्चुअल में। आप सभी को ऐसा पता होगा सुकन्या में पैसा जब ही मिलता है अगर पिता पैसा भरेगा, अगर डेथ हो जाएगी उसमें कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है, उसमें जो इंटरेस्ट है वो फिक्स नहीं है, अदर किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं है, और सब कुछ अगर ओके भी रहता है तो बेटी की मैरिज के टाइम पे उसे पैसा मिलता है, वो भी बेटी को मिलता है, जो भी एक उसका वीक पॉइंट है। अब से 20 साल बाद अगर मेरा बच्चा अपनी मर्जी से शादी करना चाह रहा है तो सुकन्या अगर उसकी हो रखी हो पैसा उसे मिलेगा, ना कि मुझे मिलेगा। लेकिन कन्यादान पॉलिसी का पैसा किसे मिलेगा? मुझे। अगर मेरा बच्चा मेरे कहीं नहीं तो मैं दूसरे के ऊपर वो खर्च कर सकता हूं। तो चाइल्ड मैरिज बताना। उसके बाद में डिसेबिलिटी कि अगर हमें कुछ हो गया, सपोज हमारी डेथ भी नहीं हुई और अपाहिज हो गया, अपाहिज भी तो हो सकता है ना इंसान, तो क्या होगा? वो 5वीं प्रॉब्लम। और छठा है फॉलिंग इंटरेस्ट रेट। आज की डेट में जो लगातार पैसा घटता आ रहा है वो भी एक समस्या ही है। सन 2005 में जिस बंदों ने, मतलब सही डाटा मुझे पता नहीं है, पर लगभग 9-10% हमारी पॉलिसी में उसमें इंटरेस्ट होता था, जिसे हमने उस समय दिए पेंशन प्लान, आज भी उसमें 10% मिल रहा है, जबकि आज कितना है? 7%। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बता दिया सेविंग क्यों करनी चाहिए। फिर मुझे बताना है वेयर सेविंग, मतलब सबसे पहले मैंने क्लाइंट को ये समझाने की कोशिश की है कि सेविंग क्यों करनी है। उसके बाद में सेकंड मुझे बताना है वेयर सेविंग। अब उसके ये तो समझ में आ गया कि मुझे सेविंग करनी है, तो उसके मन में ये भी तो आएगा मैं एलआईसी में क्यों करूं? भाई बैंक में तो कर सकता हूं, पोस्ट ऑफिस में तो कर सकता हूं, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, एलआईसी में क्यों करूं? तो वेयर सेविंग में क्या बताना है? सबसे पहले उसे बतानी गारंटी क्या होती है। सर आप कहीं भी सेविंग कर सकते हो, पर मैं कुछ आपको ऐसी चीज बता देता हूं जिसे आप जान लो, फिर उसके बाद में जहां आप चाहो वहां आप सेविंग कर सकते हो। गारंटी क्या होती है? गारंटी 2 प्रकार की होती है। एक होती है सिंगल गारंटी,
एक होती है डबल गारंटी। सिंगल गारंटी क्या होती है, मैं एग्जांपल के थ्रू आप सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज भाई साहब से मैं 5 लाख रुपए उधार ले लेता हूँ। इन्होंने सोचा भाई संदीप ठीक है बंदा, इन्होंने मुझे 5 लाख रुपए उधार दे दिए। 3 महीने का मैंने समय लिया, 3 महीने बाद मैं इनके ना फोन पिक कर रहा, ना मिल रहा, ना रिस्पॉन्स कर रहा, तो ये क्या कर सकते हैं? कहासुनी हो सकती है, मारपिटाई हो सकती है, रिपोर्ट हो सकती है। ये सिंगल गारंटी, इन्होंने मुझे पैसा दिया है, मैं ही पैसे को लौटाऊंगा। एक होती है डबल गारंटी। डबल गारंटी क्या होती है, इन्होंने मुझे 5 लाख रुपए दिए, बदले में मेरी प्रॉपर्टी गिरवी रख ली। तो अब अगर मैं पैसा नहीं भी दे रहा तो इनके पास में प्रॉपर्टी है। इन्होंने मुझे पैसा दिया 5 लाख रुपए, बदले में मेरी ज्वेलरी गिरवी रख ली। तो अगर मैं पैसा नहीं दे रहा तो इनके पास में क्या है, ज्वेलरी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी जो रोल अदा कर रही है वो किस चीज का कर रही है, डबल गारंटी का। सेकंड एग्जांपल क्लाइंट को समझाना है। सर अगर आपने नोटिस किया हो कोविड के टाइम पे जितने बंदों की प्राइवेट जॉब थी, या तो उन्हें सैलरी नहीं मिली, या हाफ मिली, या जॉब ही चली गई। हुआ ना ऐसा ही? क्यों हुआ है? क्योंकि उनके ऊपर सिंगल गारंटी थी। सिंगल गारंटी किसकी? कंपनी के मालिक की। उसने चाह रखा, चाहे हटा दिया, चाहे आधी सैलरी दी, चाहे नहीं दी, यही हुआ ना। पर जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उन सबको सैलरी मिली है ना। क्यों मिली है? उनके ऊपर डबल गारंटी है। पहले किसकी? गवर्नमेंट की। सॉरी, पहले किसकी? उसके डिपार्टमेंट की। फॉर एग्जांपल यूपी पुलिस है तो पहली गारंटी किसकी होगी? यूपी पुलिस की। और सेकंड किसकी होगी? स्टेट गवर्नमेंट की। आर्मी है, पहली गारंटी किसकी होगी? आर्मी की। दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की। एलआईसी है, एलआईसी मतलब जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सब वगैरह इनके ऊपर डबल गारंटी, मतलब जितने गवर्नमेंट जॉब है इनके ऊपर डबल गारंटी है। और डबल गारंटी किसकी है? या तो स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे क्या है? सेफ जोन है। इसी प्रकार जितनी सेविंग होती है इनके ऊपर भी कुछ जगह गारंटी होती है, कुछ जगह सिंगल गारंटी होती है, कुछ जगह डबल गारंटी होती है। मैं आपको बताऊंगा। भारत के किसी भी बैंक, शेयर मार्केट या इंश्योरेंस कंपनी में रिटर्न देखने से पहले यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि कंपनी के घाटे में जाने पर या फिर दिवालिया हो जाने पर कम से कम हमारे द्वारा जमा किया गया पैसा यानी कि मूलधन वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इस कड़ी में सबसे पहले आता है बैंक। बैंक के अंदर अगर कोई बता सकता है आज की डेट में कितने रुपए की गारंटी है? 5 लाख की। 5 लाख की गारंटी किसकी है? 5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट की। बैंक के ऊपर 1 रुपए की भी गारंटी नहीं है सर, 1 रुपए की है जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी जो गारंटी है वो विद कंडीशनल है, विद कंडीशनल। मैं आपको बताता हूँ जितने भी बैंक है, बैंक के ऊपर 5 लाख की गारंटी है पर उसकी कंडीशन है। आरबीआई की एक संस्था जिसका नाम है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस कैपिटल गारंटी कॉर्पोरेशन, उसका क्या फंडा है? जितने भी बैंक होते हैं उन सारे बैंकों का डीआईसीजीसी में इंश्योरेंस होता है। जो इंश्योरेंस का पेमेंट बैंक जमा कर रहा है उसके क्लाइंट को 5 लाख रुपए की गारंटी मिल रही है। जो मतलब जो है क्या बोलते हैं, जो बैंक इंश्योरेंस का पैसा नहीं जमा कर रहा है वो दिवालिया हो गया तो उसके ऊपर 1 रुपए की भी गारंटी नहीं है। अगर आपने हाल फिलहाल में नोटिस किया हो 3 बैंकों का विलय हुआ अभी, सिंडिकेट केनरा के साथ, आंध्रा यूनियन के साथ, विजया बड़ौदा के साथ। इसका रीजन क्या है? लॉसेस में है। ये सारे बैंक लॉसेज में है। विलय करने का रीजन क्या है? विलय करने का रीजन ये है पहले 3 बैंक होते थे, 3 खर्चे होते थे। आज 1 बैंक है तो 1 खर्चा है। 3 सैलरी देनी थी, आज 1 सैलरी दे रहे हैं। पहले 3 गाड़ी की सैलरी थी, आज 1। पहले 3 बिल्डिंग का रेंट था, 1। मतलब वो अपने कुल मिलाकर लॉस को कवर कर सके, लायबिलिटी को कवर कर सके, तो मतलब इसलिए बैंक का विलय हुआ। तो कुल मिला के बैंक के ऊपर चाहे वो एसबीआई भी क्यों ना हो उसके ऊपर गारंटी कितने रुपए की? वो भी 5 लाख की। वो भी कब है? वो भी जब है अगर उसने एसबीआई बैंक ने अपना इंश्योरेंस का पैसा डीआईसीजीसी में इस साल का जमा कर रखा है। अगर उसने जमा नहीं कर रखा है बैंक दिवालिया हो गया, 5 लाख में नहीं मिलने। पीएमसी बैंक दिवालिया हो गया था, कितने बंदों को पता है? मुंबई के अंदर पीएमसी बैंक दिवालिया हो गया था। किसी के 1 करोड़, किसी के 5 करोड़, किसी के 10 करोड़ रुपए जमा थे, अब तक सिर्फ 5 लाख मिले हैं। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे यस बैंक भी दिवालिया हुआ था, हालांकि उसे 2-3 दफे टेक ओवर कर लिया और बच गया। तो बैंक की हालत कितने रुपए की है? 5 लाख रुपए की। इसके बाद में आती है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के अंदर कितने रुपए की गारंटी है? शेयर मार्केट के अंदर कोई भी गारंटी नहीं है। यहाँ आपकी 1 के 100 हो सकते हैं, 100 के 1000 हो सकते हैं, 1000 के लाख हो सकते हैं, लाख की 0 हो सकती है। म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी गारंटी नहीं है। इसके बाद में आती है मेरे भाई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। रिलायंस, टाटा, सहारा, ये बहुत सारी 24-25 कंपनियां हैं, आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड, एचडीएफसी। इनके ऊपर गारंटी क्या है गवर्नमेंट की? कुछ नहीं। अगर कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है वो बॉन्ड पे लिख के, तो हमें क्लाइंट बोलते हैं ना कि बॉन्ड पे लिख के दे रही है एचडीएफसी, एसबीआई लिख के दे रहा। लिख के देने से कुछ नहीं होता। देख कौन रहा है लिख के? एसबीआई। वो रहेगा तो देगा ना, अगर वो रहेगा ही नहीं कौन देगा? लिख के 2014 मतलब सहारा ने दे रखा था। 2014 में जिस बंदे की पॉलिसी मैच्योर होगी आज तक पैसा नहीं मिला। लिख के तो दिया था ना सहारा ने भी कि अगर मैं 5 साल में आपको डबल करके दूंगी, और उसके ऊपर गवर्नमेंट की तो गारंटी नहीं है ना। तो जितनी कंपनियां हैं
प्राइवेट, उनके ऊपर जो गवर्नमेंट की गारंटी हो किसी के ऊपर भी नहीं है, चाहे कोई सी भी हो, चाहे एसबीआई भी क्यों ना हो। एसबीआई बैंक अलग है, एसबीआई की इंश्योरेंस कंपनी अलग है। तो सेकेंडरी हमें ये बताना है। इसमें अब जो सवाल है गारंटी कहाँ पे, गारंटी आज की डेट में दो जगह है। पहला है पोस्ट ऑफिस, क्लाइंट को भी बता देना है, भले हम पोस्ट ऑफिस में काम नहीं करते, बताना जरूरी है। अगर हम सिर्फ वहां पे अपनी तारीफ करेंगे तो वो सोचेगा कि तो सिर्फ रियलिटी बताने में कोई बुराई नहीं है। पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या गारंटी है, अगर पोस्ट ऑफिस कल नहीं रहता, डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो 100% पैसा भारत सरकार देगी। और एलआईसी के ऊपर गारंटी क्या है, एलआईसी एक्ट 1956 सबसेक्शन 37 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कल एलआईसी नहीं रहती तो 100% पैसा भारत सरकार देगी। तो सेकेंडरी हमें बताना है क्लाइंट को कि सर आपके पास एक ही तो सैलरी आ रही है ना, आपके पास ऐसा तो नहीं पैसा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, आप कहीं भी निवेश कर रहे हैं, एक जगह 8% का ब्याज है, एक जगह 0.8% का ब्याज है, जो 0.25% का ब्याज का डिफरेंस है वो आप अरेंज कर सकते हैं, पर जो आपका 100% कैपिटल है अगर वो डूब गया तो क्या होगा। तो ये बात इस बात से बताई जा सकती है। तो मैंने क्या बताया, गारंटी। अब गारंटी आगे चलते हैं, क्लाइंट को एलआईसी के फेवर में ले जाने का पहला पॉइंट हो गया गारंटी, जो रियलिटी भी है, उसमें कोई झूठ नहीं है। गूगल में बंदा सर्च कर सकता है, उसे बोल सकते हैं हम, आप गूगल पे सर्च करके देखो एलआईसी 1956 सबसेक्शन 37, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 100% पैसा भारत सरकार देगी। अब उसके बाद में उसे बताना है पावर ऑफ एलआईसी। पावर ऑफ एलआईसी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि बेचने वाले तो पीतल को सोना कह के बेच देते हैं, और ना बेच पाने वाले सोने को सोना कह के नहीं बेच पाते। सेम हम है, सेम मैं भी हूं उसमें। हमारे पास में वास्तव में सोना है, गोल्ड, और हम नहीं बेच पा रहे तो हमारे अंदर कमी है। प्राइवेट वाले बेच रहे हैं, हम नहीं बेच पा रहे, हमारे अंदर कमी है। क्यों, अभी मैं बताऊंगा आपको। पावर ऑफ एलआईसी, एलआईसी के पास में आज की डेट में कितना एसेट्स है, कितने रुपए की संपत्ति है, बता सकता कोई, कितनी? हाँ, लगभग 34 लाख करोड़ रुपए की है। 1956 में जब एलआईसी बनी उस समय कितने रुपए की संपत्ति थी एलआईसी के पास में? 5 करोड़। जब हमें करेक्ट डाटा नहीं पता होगा तो हम बता नहीं सकते क्लाइंट को, हमें अपने आप को पूरा एजुकेट करना होगा। 100 करोड़ की संपत्ति थी 1956 में जब एलआईसी बनी, तो एक नियम भी बना, उस समय 200 कुछ समथिंग कंपनियां होती थी, उन सबको बंद करके एक एलआईसी बनाई गई। उन सबका वैल्यूएशन था 95 करोड़। 5 करोड़ भारत की केंद्र सरकार ने मिला, टोटल हो गया 100 करोड़। तो एक नियम हुआ कि जो भी एलआईसी पैसा कमाएगी उसका 5% हर साल भारत सरकार को देगी, और 95% किसका था, एलआईसी का खुद का। उसी वजह से अभी वही जो कमाती है एलआईसी उसका 5% भारत सरकार को देती है। 1956 में 100 करोड़ की कंपनी थी, 100 करोड़ से 1000 करोड़, 1000 करोड़ से 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, आज 34 लाख करोड़ की कंपनी है। इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसका 13% कंट्रीब्यूशन करती है लगभग एलआईसी। 29 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर है हमारे पास में, 29 करोड़। 76% मार्केट शेयर है हमारा, 76%। हम सभी एक डेली एक्टिविटी करते हैं, क्लाइंट को यही बोल के बताना है, क्या करते हैं, कोलगेट करते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, कोलगेट कर रहे हैं, पर बेसिकली हम कोलगेट तो कर नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, टूथपेस्ट। बोल क्या रहे हैं, कोलगेट। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टूथपेस्ट का सबसे बड़ा ब्रांड कोलगेट रहा है एक टाइम पे। सेम एलआईसी, अगर गांव के अंदर किसी को ट्रैक्टर का बीमा कराना हो ना, तो क्या बोलता है, मुझे एलआईसी कराना उसे बीमा ही है, पर इंडिया में बीमा इंश्योरेंस कम बोला जाता है और एलआईसी ज्यादा बोली जाती है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर 3514 हमारी ब्रांच है। मोस्टली 95% जितनी हमारी ब्रांच है सारी की सारी बिल्डिंग अपनी है। आप बड़ौद का एग्जांपल ले लो, बड़ौद में जितने बैंक है सारी रेंट की बिल्डिंग में है, सिर्फ पोस्ट ऑफिस और एलआईसी अपनी बिल्डिंग में। दिल्ली का जो कर्नाट पैलेस है उसका लगभग 20% जो बिल्डिंग है वो एलआईसी की है। मतलब पावर ऑफ एलआईसी, एलआईसी से ज्यादा। दूसरी बात, अगर आप सभी को मुझे लोन की आवश्यकता पड़े, हम किससे लेंगे लोन, बैंक से। नॉर्मली किससे लेता है, और बैंक लोन किससे लेता है, हम बैंक को लोन करते हैं। कितनी प्राउड की बात है, हम बैंक को लोन करते हैं। जितनी प्राइवेट कंपनी लाइक रिलायंस, टाटा महिंद्रा, उन सबको लोन करते हैं। रेलवे के जितने प्रोजेक्ट है उन सबको हम लोन करते हैं। तो हमारे से ज्यादा पावरफुल कौन है, तो हमारे पास में दो कितने प्लस पॉइंट हो गए, दो। पहला, हमारे पास गवर्नमेंट की गारंटी है। दूसरा, हमसे ज्यादा कोई रिटर्न इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि हमारे से ज्यादा किसी के पास में पैसे नहीं है। एग्जांपल के थ्रू क्लाइंट को समझा सकते हैं, सर सपोज आप भी एक कन्फेक्शनरी की शॉप कर रहे हैं, मैं भी। आपकी कन्फेक्शनरी की शॉप में 10 लाख रुपए का माल है, मेरी में 1 लाख रुपए का है, तो सस्ता कौन खरीद सकता है, आपकी में 10 लाख का, मेरी में 1 लाख का, क्लाइंट। सस्ता बेच कौन सकता है, क्लाइंट। जोखिम उठाने की क्षमता किसकी है, क्लाइंट की। मेरा भी 50,000 का नुकसान हो गया, क्लाइंट का भी 50,000 का नुकसान हो गया। मेरे पास 1 लाख था, बचा कितना, 50,000, पर क्लाइंट के पास कितना बचा, 9.5 लाख। तो पैसे से पैसा कमाया जा सकता है, तो हम बचपन से सुनता है, तो एलआईसी से ज्यादा किसी के पास पैसा है ही नहीं। तो इससे ज्यादा अगर कोई देने का वादा कर रहा है तो वो गुमराह कर रहा है ना कहीं ना कहीं। तो ये क्या था, पावर ऑफ एलआईसी। अब इसके बारे में एक
और आपको बताता हूँ, जितनी भी सेविंग है हमारी दो फॉर्मूले में डिवाइड है। पहले फॉर्मूले का नाम है सेव एंड क्रिएट, सेव एंड क्रिएट। दूसरे फॉर्मूले का नाम है क्रिएट एंड सेव। ये बहुत अच्छी चीज है। ये क्या है, पहले फॉर्मूले का नाम क्या है, सेव एंड क्रिएट। दूसरे फॉर्मूले का नाम है क्रिएट एंड सेव। ये क्या होता है, हमें क्लाइंट को समझाना है सर आप सेविंग कहीं भी कर सकते हैं, पर एक डिफरेंस मैं आपको और बता रहा हूं। LIC जो काम करती है वो करती है क्रिएट एंड सेव पे, और बाकी जगह काम होता है सेव एंड क्रिएट पे। एक मिनट, सपोज LIC को छोड़ के हर जगह होता है सेव एंड क्रिएट। बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, NPS हो, म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, हर जगह होता है सेव एंड क्रिएट। LIC में होता है क्रिएट एंड सेव। ये क्या होता है, सपोज हमारे क्लाइंट ने पॉलिसी ली बैंक के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर या फिर म्यूचुअल फंड कहीं भी दी, 5,000 महीना भी ली है, 15 साल के लिए। 15 साल में उसके पास से जो पैसा जाएगा वो कितना जाएगा, 9 लाख रुपए। और सपोज हम मान लेते हैं कि उसे 15 लाख रुपए मिलेंगे। LIC में उसने सपोज सेम पॉलिसी ली है, या भी 5,000 रुपए महीना है, या भी 15 साल है, या भी 9 लाख है, और यहाँ भी 15 लाख मिलेगा। पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जब वो बैंक में 5,000 की पहली इंस्टॉलमेंट जमा करेगा तो उसे रिसिप्ट कितने की मिलेगी, 5,000। पोस्ट ऑफिस में, 5,000। म्यूचुअल फंड में, सब जगह 5,000 की मिलेगी, पीपीएफ में 5,000 की मिलेगी। तो क्रिएट कितना हुआ है अभी तक, 5,000। उसे कुछ हो गया तो क्या मिलेगा। 5,000। जब भी कोई सेविंग इंसान करता है उसके पीछे उसका होता है ड्रीम। जब भी कोई सेविंग करता है इंसान लॉन्ग टर्म के लिए, उसके पीछे उसका ड्रीम होता है। ड्रीम क्या होता है, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की मैरिज, रिटायरमेंट, कोई ना कोई पर्पस होता है ना। तो वहां पे क्या हो रहा है, अगर उसने 5,000 महीने की स्कीम ली है, 15 साल के लिए 9 लाख जा रहे हैं, 15 लाख मिलने, वे 15 लाख जब मिलेंगे, अगर वो 15 साल रहेगा, अगर वो 15 साल रहेगा जब ही मिलेंगे ना। और उसमें भी क्या है, अगर उसे 2 साल बाद कुछ हो जाए तो 2 साल में कितना डाला उसने, 1,20,000 प्लस उसका इंटरेस्ट ये तो मिलेगा। जबकि उसका सपना क्या था कि मुझे 15 लाख मिलेंगे, मैं बेटे की पढ़ाई कर दूंगा, शादी कर दूंगा, कोई ना कोई सपना था ना। तो वहां पे क्या हो गया, उसका सपना इनकम्प्लीट। LIC में क्या हो रहा है, जैसे ही उसने 5,000 महीने की पॉलिसी ली 15 साल के लिए, यहाँ पे जो उसे पहले दिन बोर्ड पेपर मिला वो कितने का मिला, 15 लाख का। अब वो है जब भी 15 लाख मिलने हैं, वो नहीं है जब भी 15 लाख मिलने हैं। हमारी टैगलाइन है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। LIC के अलावा आप किसी ने कहीं और लिखा हो देखा है, सिर्फ LIC में है ना लिखा हुआ है, हमें पता है, हम उसे बस क्लाइंट को एनालिसिस नहीं कराते, वही तो डिफरेंस है। इसमें भी एक बात हो है, जो ऊपर वाली सिनेरियो है सेव एंड क्रिएट, इसमें अगर बंदा रहेगा जब भी गारंटी नहीं है कि उसे 15 लाख मिल जाएंगे। जब भी गारंटी नहीं है कि उसे 15 लाख मिल जाएंगे। क्यों नहीं मिल सकते, बता सकता है कोई, जरूरी नहीं है कि नहीं मिल जाएंगे, ऐसा होता है ना मिले। 2 कारण है, पहला कोई गारंटी वाला आ गया, अगर सपोज उसने बैंक में सेविंग लिया और वो बैंक दिवाली हो गया तो कितने मिलेंगे, 5 लाख। अगर वो उसका इंश्योरेंस हुआ, शेयर मार्केट में ली, जरूरी नहीं मिलेगा, म्यूचुअल फंड में ली, जरूरी नहीं है नहीं मिलेगा। और मैं कहूं चलो उसने पोस्ट ऑफिस में भी लिया, पोस्ट ऑफिस 100% गारंटेड है, बट मोस्टली सेविंग जो इंडिया के अंदर है उनमें जो इंटरेस्ट है वो डाउन। एक सबको याद होगा सन 2005 के अंदर 3 के अंदर लगभग 5 साल में पैसा डबल हो जाता था। 2005 के अंदर उस समय ब्याज दर क्या थी, 12-13%, 12-13% थी ना। आज ब्याज दर कितनी है, लगभग 5 से 6%। अब समझ, एक बात क्लाइंट को और भी समझानी, वो क्या है, ये जो इंटरेस्ट रेट है ये हर जगह डाउन हो रहा है, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, LIC में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में। बट एक डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, LIC के अंदर जितनी हमारी गारंटेड पॉलिसी है, जैसे जीवन के अंदर 8% गारंटेड है ना, उसके अंदर सेम रहने वाला है। जबकि बाकी जगह क्या हो रहा है, PPF के अंदर एक टाइम पे 11% ब्याज था। कोई बंदा 1 लाख रुपए डालता था, उसे ब्याज कितना मिलता था, 11,000। 11 से 9 हुआ, 9 से 8.5 हुआ, 8 हुआ, आज कितना है, 7.1। तो वो जो ऊपर 15 लाख रुपए मिल रहे हैं, अगर बंदे ने वो PPF में भी डाल रखे, जरूरी नहीं मिल जाएंगे, कल को PPF में 6% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है ना। बढ़ना तो ही नहीं है, तो निश्चित है, बढ़ना तो कहीं पे भी नहीं है, घट ही सकता है। आप सभी को पता होगा सुकन्या समृद्धि योजना 2014 में लॉन्च हुई थी, 9.5% ब्याज था, आज कितना है उसमें, 7.6। तो
वहां पे क्या हो रहा है, ब्याज घट रहा है ना वहां पे, जबकि हमारी जितनी गारंटेड पॉलिसी है, कल कुछ भी हो जाए पैसा तो सेम मिलना है ना। तो हमने जो 15 लाख अगर उसे गारंटेड प्लान का दिया है, ये उसे मिलेगा, ये बताना है। इसके बाद में हम कोई भी उसे प्लान बता सकते हैं। मतलब क्लाइंट को जो समझाना है, ऐसा नहीं कि सीधा जाके प्लान समझाना, उसे पहले बताओ कि आपको LIC क्यों लेनी है,